नमस्कार दोस्तों, वेद स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का, एसएससी का या कोई भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का या पुलिस का, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पे हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद महात्मा गांधी की अफ्रीका यात्रा कैसी थी वो देखेंगे, और जो इनके प्रमुख सत्याग्रह थे उसको देखेंगे, और इनके बाद जो इन्होंने आंदोलन किया था भारतीय स्वतंत्रता के लिए उसको देखेंगे। तो आप ये वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो से ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं रहेगा जिस एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ना आए या अभी तक आया ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म आपको पता ही होगा कि 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, और इनकी जो हत्या हुई थी वो 30 जनवरी 1948 की हुई थी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था, और इनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी थी। इनके 4 बच्चे थे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 1869 को 2 अक्टूबर पोरबंदर, कठियावाड़ा, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। 1876 में प्राइमरी स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया, और 1876 में ही कस्तूरबा गांधी से इनकी सगाई भी हुई। 1881 में राजकोट हाई स्कूल से इन्होंने अध्ययन किया, हाई स्कूल की पढ़ाई वहाँ से की। उसके बाद 1883 में 13 वर्ष की अवस्था में इनकी कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो गया। उसके बाद 1885 में 63 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का निधन हो गया। 1885 में इनके पिताजी का निधन हो गया, जो 63 वर्ष के हो गए थे। 1887 में मैट्रिक पास करके सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया, और एक सत्र के बाद इन्होंने यहाँ से पढ़ाई को छोड़ दिया। 1888 में इनका प्रथम पुत्र हीरालाल उत्पन्न हुआ, और उसके बाद इन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 में वकालत की पढ़ाई पूरी करके देश लौटे। उसी समय इनकी माता पुतलीबाई का भी निधन हो गया, और इन्होंने बम्बई तथा राजकोट में वकालत का शुभारंभ किया। 1893 में भारतीय मुस्लिम, जो कि एक व्यवसायी थे, उनका व्यवसायी एक संघ था, जिसका केस लड़ने के लिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवास की राजधानी प्रिटोरिया पहुंचे। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंगभेद का सामना भी करना पड़ा था। 1894 में रंगभेद का उन्होंने सामना किया, और वहीं रहकर 1894 में वहीं पर रहकर इन्होंने समाज कार्य शुरू करना प्रारंभ किया और वकालत करने का फैसला लिया, और नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी इन्होंने की थी वहीं पर। 1896 में 6 महीने के लिए भारत लौटे, और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लेकर पुनः नेटाल वापस चले गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की इन्होंने। जो भारतीय एम्बुलेंस सेवा थी, जो ब्रिटिश सेना में भारतीय थे, जब वो घायल हो जाते थे उनके लिए थी ये। 1901 में स्वदेश रवाना हुए, और दक्षिण अफ्रीका में बसे जो भारतीय थे उनको आश्वासन इन्होंने दिया कि जब भी हमारी आवश्यकता होगी हम तुरंत वापस चले आएंगे, और देश का दौरा किया। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया, और बम्बई में वकालत के इन्होंने दफ्तर खोला 1901 में। 1902 में इन्होंने भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर इन्होंने पुनः दक्षिण अफ्रीका वापस गए। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। इंडियन ओपिनियन की स्थापना भी इन्होंने वहीं पर की। इंडियन ओपिनियन जो था एक साप्ताहिक पत्र था। 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान इन्होंने भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की, और 1906 में एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह का अभियान भी इन्होंने आरंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट
भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के ज़बरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह किया। जो रंग भेद वहाँ पे चल रहा था उसके विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। 1908 में इन्होंने सत्याग्रह के लिए प्रथम बार जोहान्सबर्ग में कारावास के लिए दंड भी इनको मिला और आंदोलन उन्होंने जारी रखा। द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र इनके जला दिए गए और पुनः इन्हें कारावास दे दिया गया। 1909 में सिविल डिसओबीडियंस से प्रभावित होकर इन्होंने लियो टॉल्स्टॉय से पत्राचार शुरू किया, जिन्हें किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू से गांधी काफ़ी प्रभावित थे। जून में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज लिखा गया। इनकी जो इनका जहाज था जिससे दक्षिण अफ्रीका वापस आ रहे थे उसमें इन्होंने हिंद स्वराज लिखवाया था। 1910 में जोहान्सबर्ग के निकट टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की इन्होंने 1909 में और 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह इन्होंने जारी रखा और द ग्रेट मार्च का नेतृत्व भी उन्होंने किया। 2000 भारतीयों को खदान कर्मियों ने न्यू कैलस के नेटाल तक की पदयात्रा की इन्होंने और अंततः सरकार को यहाँ पे झुकना पड़ा था जब खदान कर्मियों ने अपनी सत्याग्रह शुरुआत की। तो 1914 में जून में गांधी समटस समझौते के द्वारा समस्या का समाधान हुआ, जिसके बाद गांधी वापस भारत आए। स्वदेश वापस लौटते समय गांधी ने इंग्लैंड में एक भारतीय अस्पताल इकाई की स्थापना की थी, जिसके लिए वापस जाने पर उन्हें केसरे हिंद का स्वर्ण पदक दिया गया, जो इंग्लैंड में उन्होंने स्थापना की थी अस्पताल की। 1915 में 21 वर्ष के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे और मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम बनाया, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित किया। 1916 में इन्होंने फरवरी में हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन में भाषण भी दिया। महात्मा गांधी के द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय BHU में उद्घाटन भाषण इन्हीं के द्वारा दिया गया था। जो गांधी जी के स्वदेश में प्रारंभिक सत्याग्रह की शुरुआत जब स्वदेश वापस आए इन्होंने 21 वर्ष के बाद, तो जो भारत में सत्याग्रह का शुभारंभ किया, जो प्रथम सत्याग्रह था इनका सत्याग्रह जो इन्होंने शुरुआत किया था, ये किसके भी विचारों से प्रेरित थे सत्याग्रह करने के लिए। सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी ने डेविड थोरो के लेख सिविल डिसओबीडियंस, लियो टॉल्स्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड द विजन यू, जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट एवं एमर्सन के विचारों से ली थी। इन्होंने जो सत्याग्रह का विचार लिया था इसमें डेविड थोरो थे, लियो टॉल्स्टॉय थे और जॉन रस्किन थे और एमर्सन के विचारों से इन्होंने सत्याग्रह का शुभारंभ किया था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा पर आधारित इनका सत्याग्रह था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का पकड़ना, इस सत्य को पकड़े रहना, सत्य को नहीं छोड़ना कभी भी, जो सत्याग्रह का प्रमुख शाब्दिक अर्थ है। गांधी जी इस बात से चिंतित थे कि सत्याग्रह को कैसे निष्क्रिय प्रतिरोध से अलग किया जाए, क्योंकि सत्याग्रह एक अलग तकनीक पर आधारित था जिसमें उपवास, हिजरत, बंदी तथा हड़ताल प्रमुख था। इसमें उपवास रखना पड़ता था, हिजरत था, बंदी कभी जेल में जाना पड़ता था और हड़ताल भी इसमें करना पड़ता था। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये एग्जाम में बहुत बार आया है। गोखले जी की सलाह पे 1915 से 16 2 वर्षों के लिए गांधी ने भारत भ्रमण के लिए निकले। वर्ष 1917 और 18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। 1917 में नेतृत्व किया प्रथम सत्याग्रह चंपारण बिहार का। जब लखनऊ में कांग्रेस सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ पे राजकुमार के बुलावे पर बिहार में सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह किया था, जहाँ पे उस समय अध्यापक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी। 1916 में खेड़ा में कर नहीं देने के लिए आंदोलन इन्होंने चलाया। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ी इन्होंने और वहाँ पर भी इनका आंदोलन सफल रहा, सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 जिसे 3 कठिया कहा जाता था, भाग पर नील की खेती के लिए बाध्य किया गया था। उसे 3 कठिया पद्धति भी कहते थे, जो 3/20 होती थी, 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता था उसे। किसान इससे छुटकारा पाने के लिए छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल, जो लखनऊ में जिससे मुलाकात हुई थी, गांधी जी को आमंत्रित किया था। तब गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह चंपारण बिहार में शुरू किया था। सरकार झुकी, जांच के लिए आयोग का गठन किया गया। इस पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी। महात्मा की उपाधि इनको कौन दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि दी थी। और महात्मा किसने कहा था? इन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा सुभाष चंद्र बोस भी कहे थे इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर भी महात्मा कहे थे। खेड़ा का सत्याग्रह आंदोलन। 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा था। इसके बावजूद सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। इस समय गांधी ने घोषणा की, यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम हैं उन्हीं से कर लिया जाए। अहमदाबाद मिल हड़ताल। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरुद्ध में था। यहीं पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिसने मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक। इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव। इसमें कारण क्या था? इसमें था ओटोमन तुर्क जो साम्राज्य था, प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना। सेवे की संधि 1920 में तुर्की के साथ कठोर शर्तों ने आग में घी का काम किया। और जो तीसरा कारण था इसमें, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने पर अरब में विद्रोह हुआ, जिससे भारत में मुसलमानों की भावना आहत हुई। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का निश्चय लिया, जिसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया और आंदोलन प्रारंभ हो गया। 10 अक्टूबर 1920 को संपन्न सीबर संधि के बाद तुर्की का विभाजन हो गया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन किया, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन का समर्थन कांग्रेस द्वारा किया गया, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार से अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुस्लिम के एक होने का ये स्वर्णिम अवसर था। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की के खलीफा की सत्ता समाप्त कर दी गई थी, तो 1922 में आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। गांधी जी को रौलक एक्ट एवं मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार से बड़ा आघात लगा। मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने
अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय लिया। यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत में राजनीति, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरियों को बिल्कुल ठप करना। इसका जो शुरुआत हुआ था वो कैसे हुई थी? 1920 में राष्ट्रीय आंदोलन के कलकत्ता अधिवेशन से बाद में दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसका निर्णय को स्वीकृति मिली थी। जनवरी 1921 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे वो किस प्रकार थे? सरकारी उपलब्धियां जो थीं और अवैतनिक पदों का त्याग, जो सरकारी उपलब्धियां और सरकारी नौकरियां थीं उनको त्यागा जाए। जो सरकारी उत्सवों अथवा दफ्तरों में सम्मिलित हैं वहाँ पे ना सम्मिलित हो जाए और जो सरकारी एवं अर्ध सरकारी स्कूलों का त्याग किया जाए। यहाँ पे 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाए, सरकारी अदालत का बहिष्कार किया जाए, सरकारी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। गांधी जी ने पत्र द्वारा वायसराय लॉर्ड रीडिंग को सूचित किया कि यदि सरकार ने अपना रवैया न बदला तो शीघ्र ही कर न देने का आंदोलन चलाया जाएगा। आंदोलन समाप्ति एवं उसके कारण, आंदोलन कैसे समाप्त हुआ और कारण क्या बना उसका समाप्त होने का। आंदोलन समाप्ति में उसका कारण था, गांधी जी ने कहा आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 2022 में चौरी चौरा कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 2022। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा था। यहाँ 4 फरवरी 1922 में भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड नाम दिया गया। 1919 में रौलट बिल पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीन लिए गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए महात्मा गांधी जी। कैसरे हिंद जो इनको बाद मिली थी उसको लौटा दिया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन का भी आरंभ हो गया इसी में 1920 में ही। और 1921 में बम्बई में विदेशी जो वस्तु से उनकी होली जलाई गई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास एवं व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया गया। उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज ब्रमफील्ड द्वारा 6 वर्ष कारावास का दंड दिया गया। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा 1930 में दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 1925 में 1 वर्ष के राजनैतिक मौन का निर्णय लिया। 1928 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। यहीं पर पूर्ण स्वराज का आह्वान भी किया गया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। रावी नदी के तट पर लाहौर में पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ। 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन किया गया। साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व इन्होंने किया था और सबने अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ भी। 1931 में गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। वापसी में महान दार्शनिक रोमा रोल से भेंट भी की।
यहीं पे जब गए थे तो चर्चिल ने कहा था नंगा फकीर। साइमन कमीशन 1919 में भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष सर जॉन साइमन। विरोध का कारण क्या था इसमें? इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों को लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। बहिष्कार का निर्णय। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में इसका बहिष्कार का निर्णय लिया गया। भारत आगमन कैसे हुआ इसका? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई आया। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किए गए एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। 1928 से 1929 के बीच कमीशन 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें। प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करके प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए। जो केंद्रीय शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए। भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना की जाए। उच्च न्यायालय को भारतीय सरकार के अधीन किया जाए। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर व गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ दिया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। संघ की स्थापना से पहले भारत में एक बृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना किया जाए। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया जाए। अखिल भारतीय संघ के विचारों को न माना जाए। प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच को समाप्त कर दिया जाए तथा ऐसा नवीन लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वतः विकसित होता रहे। ये थी साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें जो साइमन कमीशन आया था। इसी का विरोध यहाँ पे सभी लोग कर रहे थे। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति के विरोध में दिल्ली में 12 फरवरी 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें 29 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लॉर्ड वर्कहेड, भारत सचिव थे उस समय, ने राष्ट्रीय नेतृत्व को एक ऐसा 1927 में मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की संविधान का मसौदा बनाया जाए। 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में बम्बई में सर्वदलीय सम्मेलन किया गया। इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कार्य सौंपा गया। नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार किया गया। नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई थी, उसकी सिफारिशें मुख्य हैं। देश के नए संविधान का स्वतंत्र उपनिवेश पर आधारित होने की मान्यता। दूसरी इसमें थी विवेक, व्यवसाय तथा धर्म की स्वतंत्र व्यवस्था। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए। यहाँ पे भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना जो वर्तमान में UPSC है। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, जो कि 1952 सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया गया था। SK धर समिति और JVP समिति ने जब उस पर कह दिया था कि भाषाई आधार पर न बनाया जाए, उसके बाद कांग्रेस के नेता
जिन्होंने 56 दिन तक अनशन करने के बाद जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो वहाँ पे विद्रोह हो गया था। 1952 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। वही भाषाई आधार पर प्रांतों गठन के लिए यहाँ पे कहा गया था रिपोर्ट में, जो सिफारिशें की गई थी नेहरू के द्वारा। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा। केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन की जाएगी। युवा सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था की जाए। ये सब कहा गया था। नेहरू समिति रिपोर्ट जो थी उसकी सिफारिशें थी मुख्य। इसमें कितनी सिफारिशें दी गई थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें 11 सिफारिशें दी गई थी। उसके बाद फिर आया दांडी मार्च। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का झंडा फहराया गया। गांधी द्वारा उद्घोषणा की गई कि शैतान ब्रिटिश शासन के समकक्ष समर्पण ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। ये गांधी के शब्द थे कि ईश्वर तथा मानव के विरुद्ध अपराध है। इस घोषणा के साथ ही 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों की पद यात्रा के बाद 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक बनाकर कानून तोड़ा। लगभग 385 से 390 किलोमीटर की इनकी यात्रा थी। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिन के रोम मार्च से की थी। जो दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी ने, सुभाष ने इसकी तुलना की थी नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिन के रोम मार्च से। धरसना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहेब, मणिलाल गांधी जी के बेटे ने किया था। उत्तर में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी। इन्होंने नागालैंड की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता था। सबने अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई थी 6 मार्च 1930 को शुरुआत हुई सबने अवज्ञा आंदोलन की। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में से चलाया गया था। इसका कारण क्या था सबने अवज्ञा आंदोलन चलाने का? यंग इंडिया समाचार पत्र में लेख द्वारा ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्रीय अंतिम मांग पत्र जो भेजा गया था, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग शामिल की गई थी और इसे प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी के द्वारा 41 दिनों तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया गया। सरकार की मांगे नहीं मानी, सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी, तो इसके विरुद्ध उन्होंने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कर दिया 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च के बाद। अंतिम पत्र में भारतीयों को 11 जो सूची थी उसमें क्या प्रस्तुत किया गया था? भूमि कर में 50% की कमी की जाए, जो मांगे थी सबने अवज्ञा आंदोलन में। नमक कर तथा सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण दिया जाए। रुपया स्टर्लिंग विनियमन अनुपात को कम किया जाए। देसी कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए। जो सैन्य खर्च था उस पर 50% की कमी की जाए। सिविल प्रशासन पर 50% की कमी की जाए। मादक द्रव्यों पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। सभी राजनीतिक पार्टी के जो कैदी थे उनको रिहा किया जाए। CID में परिवर्तन किया जाए। जो यहाँ का आर्म्स एक्ट था उसमें परिवर्तन किया जाए। यहाँ पे दिया गया है जो राजनैतिक कैदी हैं उन्हीं को रिहा किया जाए। जो क्रांतिकारी कैदी हैं उनको रिहा करने की मांग नहीं की गई थी यहाँ पे। अगर यहीं पे अगर क्रांतिकारी कैदी का भी अगर नाम होता तो कुछ लोग कहते थे कि जो भगत सिंह को फांसी हुई थी वो न होती।
जो प्रथम 2 मांगे थी वो किसानों की मांगे थी। यहाँ पे संख्या 3 से 5 तक बुजुर्ग प्राकृतिक की मांगे थी, जबकि अंतिम 6 मांगे भारत की आम जनता के लिए थी। सबने अवज्ञा आंदोलन के जो उद्देश्य थे क्या थे? कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। प्रभाव क्या था इसका? ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था। ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। जो ब्रिटिश के लोग थे वो गांधी जी का साथ चाहते थे। लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो पा रहा था। समझौता हुआ, इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा मार्च 1931 में एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी इरविन समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था इसमें था, इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन बंद करने की एवं पुलिस ज्यादती पर जांच के लिए दबाव नहीं देने की बात मान ली गई। सरकार की ओर से सभी अध्यादेशों की वापसी तथा अभियोगों की समाप्ति, हिंसा में दोषी राजनैतिक कैदियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई आदि बातें मान ली गईं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। गांधी जी द्वारा लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया गया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल रहा ये, तथा सरकार जो थी वो दमनकारी नीति को फिर से लागू करके वो जनवरी 1932 में सबने अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरुआत करना पड़ा इनको। 1932 को यरवदा जेल में अस्पृश्यता के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 में साप्ताहिक पत्र हरिजन आरंभ किया। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह का नाम बदलकर हरिजन आश्रम भी कर दिया और हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इन्होंने छेड़ा, जो दलित लोग थे उनके लिए। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1936 में वर्धा के निकट गांव का चयन किया, जहां जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। 1937 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा। 1938 में बादशाह खान के साथ NWFP का दौरा किया। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की। विनोबा भावे सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने इनके। 1942 में हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन किया गया, जहाँ पे क्रिप्स मिशन असफल रहा था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है, क्विट्स इंडिया मूवमेंट, इसका जो आरंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत को जल्दी आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ये सबसे बड़ा फैसला था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जो मूल मंत्र था, डू और डाई, करो या मरो, जो इसका परिणाम इसका इस तरह निकल के आया कि यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले ना करवा पाया, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसके लिए भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास था, महात्मा गांधी ने कहा था इसके लिए। 1944 में 22 फरवरी को आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट पूर्वी बंगाल के 49 गांवों की शांति यात्रा, जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 में सांप्रदायिक शांति के लिए
बिहार यात्रा की इन्होंने महात्मा गांधी द्वारा। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन जो समय के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, तथा जिन्ना से भेंट की। देश विभाजन का विरोध भी इन्होंने किया था, लेकिन इनका विरोध सार्थक नहीं रहा। देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता के दंगे शांत कराने के लिए उपवास तथा प्रार्थना की उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी दो लोग से हमेशा परेशान रहते थे। एक थे मोहम्मद अली जिन्ना और अपने बेटे हीरा लाल से। ये दो लोग से हरदम परेशान रहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, तेज बहादुर सप्रू और M.R. जफर की सहायता से गांधी इरविन समझौता हो पाया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी सहित अन्य नेताओं का गिरफ्तार करने की योजना को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो हावर्स नाम दिया था। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ गुजराती भाषा में लिखी गई है। गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, राउंड टेबल समिट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस नहीं थी इसमें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 84 दिन एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 37 दिन तक चला था। भीमराव अंबेडकर ही भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी ने भाग लिया तो वह ऐसे ही धोती में चले गए और वहां पहुंचते ही चर्चिल ने गांधी को अर्धनंगा फकीर, ये एग्जाम में बहुत बार आया है कि गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था। ये थे चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। कुछ समय बाद गांधी ने दलितों को संविधान में दिए जाने वाले कोटे का विरोध किया तथा तब फ्रैंक ने गांधी को देशद्रोही कहा। अब गांधी जी को देशद्रोही किसने कहा था? ये थे फ्रैंक, जिन्होंने गांधी जी को देशद्रोही कहा था। गांधी जी पहले राष्ट्रीय कांग्रेसी थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया, पर 1921 में कांग्रेस पार्टी अपनाई थी। इन्होंने कांग्रेस पार्टी 1921 में ज्वाइन की थी दक्षिण अफ्रीका के आने के बाद। 1948 जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली के बिड़ला हाउस में देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में उन्होंने किया था। अपने जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी को 5 दिनों के लिए बिड़ला हाउस में। 20 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में प्रार्थना में विस्फोट हो गया था। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय बिड़ला हाउस में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अंतिम सांस ली थी। गांधी जी के मृत्यु पर उन्होंने कंधा देने वाला पहला मुस्लिम अब्दुल कलाम, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने हुए थे। शहीद दिवस 30 जनवरी को गांधी जी पुण्यतिथि पर ही मनाया जाता है। जो शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को गांधी जी के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। गांधी जी की समाधि यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली, जिसे राजघाट कहा जाता है, स्थान पर दिया गया है, जिसका चबूतरा काले संगमरमर से बना हुआ है। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, परंतु पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। गांधी जी को महात्मा और बापू के नाम से भी जाना जाता था। महात्मा शब्द संस्कृत भाषा का है तथा बापू शब्द गुजराती भाषा का है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, जबकि राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी इन्हें। ये पंसारी जात के थे। महात्मा गांधी जो थे पंसारी जात के थे। गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो उस जहाज का नाम MS राजपूताना था, जिससे वो इंग्लैंड गए थे।
खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये महात्मा गांधी जी के शब्द थे। अगर आपको सेक्शन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। इसको कम से कम आप 2 बार अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का, पुलिस का, यूपीएसआई हो या दिल्ली पुलिस हो, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और ये वीडियो हमको ये आशा है कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं क्षमा